आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। कन्यादान और दहेज प्रथा दोनों ही पारंपरिक हिंदू विवाह की प्रथाएं हैं, लेकिन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। कन्यादान एक पिता की अपनी बेटी को विवाह के समय दान करने की प्रथा है, जो पिता बेटी के बीच के प्यार और सम्मान को दर्शाती है। यह प्रथा पिता की बेटी के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का एक तरीका है। दूसरी ओर दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें वधू वर पक्ष को विवाह के समय धन या संपत्ति देनी होती है। यह प्रथा अक्सर वधू पक्ष पर आर्थिक बोझ डालती है और कई बार इसके कारण वधू के साथ दुर्व्यवहार होता है। कन्यादान और दहेज प्रथा दोनों को अक्सर एक ही समझा जाता है, लेकिन वास्तव में दोनों अलग अलग हैं। कन्यादान एक पिता की अपनी बेटी के प्रति प्यार और सम्मान को दर्शाती है, जबकि दहेज प्रथा एक आर्थिक लेन देन की प्रथा है। दहेज प्रथा का समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दहेज प्रथा महिलाओं को उनके परिवारों द्वारा शोषित किया जाता है और उन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाया जाता है। दहेज की मांग के कारण कई परिवार गरीबी और कर्ज में डूब जाते हैं। दहेज की मांग पूरी न होने पर महिलाओं के साथ हिंसा और उत्पीड़न किया जाता है। दहेज प्रथा के कारण कई परिवार कन्या भ्रूण हत्या का सहारा लेते हैं। दहेज प्रथा सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरा करती है। दहेज प्रथा के कारण कई लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनके परिवार उन्हें दहेज की मांग के लिए मजबूर करते हैं। दहेज प्रथा पारिवारिक तनाव को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह परिवारों के बीच मतभेद पैदा करती है। इन सभी कारणों से दहेज प्रथा को समाप्त करना बहुत ज़रूरी है और इनके लिए हमें सामाजिक जागरूकता और कानूनी कार्रवाई दोनों की आवश्यकता है। सरकार दहेज प्रथा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाती है, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके और वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। कई संस्थाओं द्वारा दहेज प्रथा और माँ बाप के बोझ को खत्म करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। और दहेज प्रथा जैसे गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा जी, जिनसे आज हम जानेंगे कि दहेज प्रथा के बारे में इनकी क्या राय है। और आपको बता दूं कि पिछले कई वर्षों से इनकी जो संस्था है रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट, इसके माध्यम से ये असहाय बेटियों का निःशुल्क कन्यादान करते आ रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल भायंदर संवाद में। सर, आज का विषय है, हम चाहते हैं कि दहेज प्रथा और कन्यादान, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए और आपकी संस्था किस तरह इसमें कार्य कर रही है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि इस मुद्दे को आपने उठाया और इस मुद्दे से लोगों को जागरूक करने का जो प्रयास आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात, रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट पिछले 8 सालों से जब इस संस्था की स्थापना हुई तो उसका मेन मुद्दा दहेज प्रथा ही था। दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या और विवाहों में फिजूल खर्ची। दहेज प्रथा के ऊपर हमने बचपन से अगर देखा जाए तो काफ़ी वर्षों से हमने देखते आए कि लोग अलग अलग तरीके से इसके प्रति लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि दहेज प्रथा बंद किया जाए, दहेज प्रथा बंद किया जाए, लेकिन इसके समाधान पे कभी कोई नहीं पहुंच पाया। लेकिन जब हमने इस चीज़ों को देखते तो हमें एक ही चीज़ समझ में आया कि दहेज प्रथा का अगर कोई समाधान है तो हमें परिवारों को, हमें बच्चों को, हमें बच्चियों को इसलिए जागरूक करना होगा वो समूह विवाह, सामूहिक विवाह जो है उस प्रथा को स्वीकार करें, जिससे दहेज प्रथा पे सीधे सीधे रोक लगाई जा सकती है। क्योंकि दहेज प्रथा एक ऐसा बीमारी है कि लोग इसकी बीमारी कहेंगे कैंसर से भी बड़ा बीमारी है। ये किसी न किसी तरह से दो परिवारों में जब विवाह होता है तो ये अपना स्थान बना ही लेता है। कुछ लोग इसे आज सामने ना आकर के पीछे के पर्दे से पैसे का लेन देन करते हैं और उन बच्चियों का विवाह करते हैं, लेकिन बाद में जब बातें बिगड़ती है तो ये सब परत की तरह खुलता है और सब चीज़ें फिर से उनके संबंधों में रुकावट आती है। लेकिन जब हम सामूहिक विवाह, जो कन्यादान परिवार हमारी संस्था पिछले 8 सालों से
हमारे सभी समाज को लेकर के विवाह कर रही है, तो हमने इस सामूहिक विवाह को भी एक अलग तरीके से बनाया। क्यों? क्योंकि अगर लोग सामूहिक विवाह ही केवल बोला जाएगा तो लोग थोड़ा आने में हिचकिचाते हैं, लेकिन हमने ऐसा बनाया कि जिस समाज के लोग हैं उन्हीं की परंपरा के अनुसार हम अपने मंडपों पे विवाह करते हैं, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि हमारी परंपरा कहीं रह गई। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हैं तो हम तो सभी को कहते हैं कि सामूहिक विवाह को अपनाइए और बेटियों का विवाह धूमधाम से करिए, दहेज प्रथा को बीच में आने ही मत दीजिए। जी, बहुत अच्छी आपने बात कही कि एक ये भी बहुत बड़ा माध्यम और बहुत बढ़िया माध्यम कहा जाएगा कि सामूहिक विवाह के माध्यम से अगर लोग समाज में आते हैं तो शायद दहेज प्रथा बहुत हद तक इसको कम किया जा सकता है, ख़त्म तो नहीं बोलूँगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जैसे बताया कि पिछले 8 वर्षों से आप इस तरह के कार्यक्रम करते आ रहे हैं, क्या कुछ परिवर्तन हुआ है और कितने लोगों की अब तक आप इस तरह से शादियाँ करा चुके हैं? देखिए, ये जो अभियान हमने चलाया है, हमारे सभी कार्यकर्ता घर घर जा कर के इस अभियान की जो फायदे हैं उसको बताने की कोशिश करते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि इसका धीरे धीरे जो है बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है समाज को। क्योंकि पहले जब हम इस विवाह के बारे में जब शुरुआत की थी इसकी 2018 में पहली बार जो विवाह हुआ था, तब हमारे यहाँ जोड़े आने के लिए, शादियाँ करने के लिए लोग हिचकिचाते थे, लोग बड़े मुश्किल से आते थे, तो 11 जोड़े बड़ी मुश्किल से बनते थे। लेकिन पिछले सालों से मैं देख रहा हूँ 2023 में, जहाँ हम कभी साल में केवल एक ही कार्यक्रम कर पाते थे, तो 2023 में हमने 3 कार्यक्रम किए, और जहाँ हम साल में 11 शादियाँ ही कर पाते थे, वहाँ पे हमने साल 2023 में, आपको विश्वास नहीं होगा, 78 शादियाँ की। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं ये समाज में जागरूकता आ रही है, लोग इस सामूहिक विवाह में हमारे संस्था के द्वारा जो हो रहा है उसमें लोग सम्मिलित हो रहे हैं, लोग अपनी बेटियों का विवाह करा रहे हैं, क्योंकि ये एक अलग तरह का सामूहिक विवाह है। क्योंकि समाज में बहुत जगह सामूहिक विवाह होता है, लेकिन हमारी संस्था जो करती है, हम जो करते हैं, हम उस समाज और उस परिवार की परंपरा को ध्यान में रखते हुए उन बेटियों का विवाह करते हैं, और उनकी परंपरा से कोई छेड़छाड़ नहीं करते, उनके रीति रिवाज से कोई छेड़छाड़ नहीं करते, और बहुत सुंदर तरीके से उन बेटियों का विवाह होता है। इसलिए धीरे धीरे लोग बढ़ते हैं। अब तक हमने 324 शादियाँ करा चुके हैं, और हमारा 5000 का संकल्प है, जो हमें पता है कि धीरे धीरे 2-3 सालों में ये हम पूरा कर लेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि पिछले कई वर्षों से बेटियों का, असहाय बेटियों का कन्यादान आप करते आ रहे हो, ज़्यादातर देखा जाता है कि कुछ अनाथ बेटियां भी होती हैं, ऐसे लोग भी आपके पास आते होंगे। तो क्या जो एक बार जो शादी करके चले जाते हैं उनका फिर कोई ठिकाना नहीं रहता, तो क्या ऐसी कोई संस्था व्यवस्था करेगी या कुछ ऐसी कनेक्टिविटी रखेगी जो उनको आगे आने वाले दिनों में भी मदद मिल सके? संस्था ने बहुत जल्द एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके चल रही है कि मेरा मायका बनाना एक हमारी संस्था का एक बहुत बड़ा उद्देश्य बन चुका है आने वाले 2 सालों में। तो हम आने वाले सालों में एक ऐसा स्थान बनाना चाहते हैं जहाँ पे इस तरह से प्रताड़ित महिलाएं हों, चाहे अनाथ बच्चियाँ हों, चाहे अनाथ तरह के लोग, मतलब जाने के बाद उनका मायका ना हो, ऐसे लोगों को हम वहाँ पे आश्रय दे सके, हम वहाँ पर बुला करके उनको अच्छी सुविधा से रख सके, और साथ ही उन्हें सशक्तिकरण देने के लिए, रोजगार देने के लिए, उन्हें कुछ संसाधन उद्योग में ले आने के लिए उन्हें कुछ चीज़ें सिखाएं और उन्हें व्यवसाय में लगाएं, ताकि वो अपना स्वावलंबी बनकर के अपना घर चला सके। ऐसी भी व्यवस्था हमारी संस्था आने वाले दिनों में मेरा मायका नाम से बनाने जा रही है, जो बहुत जल्द एक स्वरूप ले लेगी, और यह कार्य भी हम पूरे भारत में करेंगे, ऐसा एक संकल्प लेके हम चल रहे हैं। तो आपने देखा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही था हमारा कि लोगों में जागरूकता फैलाना, और ऐसी जो संस्थाएं समाज के लिए बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं, हिस्सा ले रही हैं, उनका भी अप्रिशिएट करना कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा उद्देश्य था। और मैं चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम में इस तरह के लोगों को सपोर्ट करने के लिए आम जनता भी सामने आए। इससे जुड़ी तमाम ऐसी अवेयरनेस वाली बातें, ऐसी कहानियाँ, ऐसी स्टोरियाँ हम आपके बीच में लाते रहेंगे। देखते रहिए भाईंदर संवाद। मीरा भाईदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।